हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं साइंस घटना चक्र का टेस्ट नंबर 3। ठीक है, तीसरा ये टेस्ट सीरीज है घटना चक्र की। एक और फर्स्ट एंड सेकंड हम करवा चुके हैं और पार्ट में करवा चुके हैं। 75 फर्स्ट पार्ट में रहते हैं और 75 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में रहते हैं, इनकी पार्ट बी में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और अगर हम एक ही पार्ट में कराएंगे 150 क्वेश्चन तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि बाइलैंग्वेज क्लास है। ठीक है, दोनों में ही, हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों में ही क्लास है, तो ये लंबा वीडियो चला जाएगा। इसलिए हमने 75 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में रखते हैं यानी कि पार्ट ए, और 75 क्वेश्चन हम बी में रखते हैं यानी कि पार्ट बी में रखते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पूरे 150 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। और क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि वही क्वेश्चन हुबहू आ जाएगा। क्वेश्चन करने का मतलब है कि आप उस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। हर टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर और अदर जो भी सब्जेक्ट जीएस के होते हैं, सभी टॉपिक्स के, यानी कि 5 हैं और 150 क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें से सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक से उठाया गया है। ठीक है, इसलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए टेस्ट पूरा लगाएं। ठीक है, लास्ट तक आपको 75 तक करना है, आपको पता चलेगा। कई बार ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है और फिर हम जब लगाते हैं टेस्ट तब पता चलता है हम कहाँ गलतियाँ करते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा टेस्ट है? साइंस घटना चक्र का जो मार्केट में आया है। 5 ऑफलाइन है, 5 ऑनलाइन है। ठीक है, जो ऑफलाइन है वो लेकर हम आए हैं और इसमें ये हमारा तीसरे नंबर का टेस्ट है अपना तीसरे नंबर का टेस्ट है, पार्ट है ये ए। आइए चलते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है फर्स्ट अपने नगर नियोजन के लिए, सेकंड है रोपड़ तकनीकी आधारित नगरीय बागवानी अर्बन हॉर्टिकल्चर की प्रारंभिक पद्धति के लिए, ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, फोर्थ है अपने उद्योगों के लिए। ठीक है, कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 1 और 3 है और बी में केवल 1, 2, 3 है और सी में केवल 1, 3 और 4 है और डी में प्रयुक्त सभी। आपको बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉन एज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, सेकेंड स्टेटमेंट फॉर इट्स प्रिमिटिव मेथड ऑफ अर्बन हॉर्टिकल्चर बेस्ड ऑन प्लांटिंग टेक्निक, थर्ड है फॉर इट्स एग्रीकल्चर वर्क, फोर्थ है फॉर इट्स इंडस्ट्रीज। बताइए, आपको बताना है कि किसके लिए जानी जाती थी अर्बन। ठीक है, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, नगर नियोजन वाली सभ्यता यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, सॉरी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, और बच्चे एक्चुअली मुझे कोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा आपको वॉइस में अंतर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में बहुत तेज़ जुकाम है, तो वॉइस में थोड़ा अंतर दिखेगा, उसे मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो क्या है इसमें? अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन थी। ठीक है, क्या थी? अर्बन सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो आप देखेंगे फर्स्ट है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, ये क्या थी? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ठीक है, और सेकंड था रोपड़ तकनीकी आधारित नगरीय बागवानी के अर्बन हॉर्टिकल्चर की प्रारंभिक पद्धति के लिए भी जानी जाती थी। ठीक है, और थर्ड इसमें स्टेटमेंट जो दिया था अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती थी। ठीक है, और फोर्थ है अपने उद्योगों के लिए। ठीक है, ये यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों ही सही हैं। ठीक है, चारों ही जो स्टेटमेंट दिए हैं ये चारों ही सही हैं। जब चारों सही हैं तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा अपना डी। ठीक है, थोड़ा धीरे से पढ़ाएंगे क्योंकि तेज बोलने में प्रॉब्लम हो रही है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको बताना। फर्स्ट है कुरु, पांचाल और मत्स्य महाजनपद वैदिक सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। सेकंड है राजसूय यज्ञ का उल्लेख केवल उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है। थर्ड है भूमिदान की परंपरा वैदिक काल में राज्य विस्तार का प्रमुख साधन थी। ठीक है, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फर्स्ट है कुरु, पांचाल एंड मत्स्य महाजनपद आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड टू वैदिक सिविलाइजेशन। सेकंड है स्टेटमेंट है राजसूय यज्ञ इज मेंशन्ड ओनली इन उत्तर वैदिक टेक्स्ट। थर्ड है द ट्रेडिशन ऑफ भूमिदान वाज द प्राइमरी मीन्स ऑफ स्टेट एक्सपेंशन इन द वैदिक पीरियड। ठीक है, कोड आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 1, 2 है, ऑप्शन बी में 2, 3 है, ऑप्शन सी में 1 और 3 है और डी में उपयुक्त सभी हैं। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे? आइए देख लेते हैं। ठीक है, कुरु, पांचाल और मत्स्य जो महाजनपद थे वैदिक सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। इस एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है,
सेकंड स्टेटमेंट में दिया है कि राजसी युग का उल्लेख केवल उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। हम हमेशा केवल लगा वो गलत नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अधिकांश केवल बट ये जहाँ भी लगे होते हैं ओनली वगैरह वो अधिकांश गलत होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पूछा क्या गया है बच्चे कि कथन सही है, ठीक है। थर्ड है भूमिदान की परंपरा वैदिक काल में राज्य विस्तार का प्रमुख साधन थी, ऐसा नहीं है, राज्य विस्तार का ये साधन नहीं हुआ करती थी, ठीक है। राज्य विस्तार में तो अधिकांश आपने देखा होगा कि राज्य विस्तार के लिए जो शादी की जाती थी या मैरिज की जो होती थी, अगर दूसरे राज्य से लड़की लेके शादी करते थे तो उसके जो राज्य में आप फिर क्या करते, कंट्रोल हो जाता था, ठीक है, जिससे कि वो आप पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, ठीक है, रिलेशन बन जाते थे। तो ये भूमिदान की परंपरा नहीं थी, वो थी रिलेशन बनाने की परंपरा, ठीक है, क्या था, रिलेशन बनाते थे उस टाइम पे। तो ये तो गलत हो गया है, तो आंसर अपना क्या निकलेगा, 1 और 2, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था, ठीक है। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज रूलिंग नॉर्थ इंडिया एट इज द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। बताइए कब किसका था, ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी कर्ण। बताइए अलेक्जेंडर इन्वेजन किसका था नंद वंश का, ठीक है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पे नंद वंश का शासन था, ठीक है। ऑप्शन हो गया इसका ए, किसका था, नंद वंश का, नंदास डायनेस्टी, ठीक है। ऑप्शन हो गया इसका 3 का ए, ठीक है। फटाफट चलते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है बौद्ध एवं जैन परंपराओं के दार्शनिक दृष्टिकोण की तुलना करें, ठीक है, ठीक है। कंपेयर द फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन, ठीक है। आपको क्या करना है, कंपेयर द philosophical view of Buddhist and Jain tradition. First, according the Buddhist soul does not exist, Jain consider soul to be internal, ठीक है। Second है Buddhist consider karma to be mental process while Jain consider karma as a physical particles. Third है according to दिगंबरा जैन, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर होते जैन में। अकॉर्डिंग टू दिगंबरा जैन्स मुक्ति इज पॉसिबल ओनली फॉर मैन। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट वुमेन कैन आल्सो अटेन निर्वाण, ठीक है, निर्वाण होता है जो निर्वाण प्रोसेस होती है। फोर्थ है बुद्धिस्ट बिलीव इन सप्त तत्व, ठीक है, क्या होता है सप्त तत्व। जैन बिलीव इन 9 तत्व, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा ये फिलोसॉफिकल दृष्टि से सही होगा, ठीक है, फिलोसॉफिकल दृष्टि से ये सही होगा। देख लेते हैं, पहला था क्या, बौद्धों के अनुसार आत्मा का अस्तित्व नहीं होता, जैन आत्मा को शाश्वत मानते हैं। सेकंड में बौद्ध कर्म को मानसिक प्रक्रिया मानते हैं जबकि जैन कर्म को भौतिक कणों के रूप में। थर्ड है दिगंबर जैन के अनुसार मुक्ति केवल पुरुषों को संभव है, बौद्धों के अनुसार स्त्रियां भी निर्वाह प्राप्त कर सकती हैं। और फोर्थ में स्टेटमेंट में दिया था कि बौद्ध सप्त तत्व को मानते हैं और जैन 9 तत्व को मानते हैं, ठीक है। आपको बताना है इसमें क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए बच्चे, क्या सही होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम क्या होगा। देखेंगे कि बौद्धों के अनुसार आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। बौद्ध है ना आत्मा को नहीं मानते, ठीक है। किसको मानते हैं, वेदों को मानते हैं ना, बौद्ध वेदों को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, ठीक है, आत्मा को नहीं मानते। जैन आत्मा को शाश्वत मानते हैं, ठीक है, ये सही है। सेकंड है बौद्ध कर्म को मानसिक प्रक्रिया मानते हैं जबकि जैन कर्म को भौतिक कणों के रूप में मानते हैं, ठीक है। और दिगंबर जैन के अनुसार मुक्ति केवल पुरुषों को संभव है, बौद्धों के अनुसार स्त्रियां भी निर्वाह प्राप्त कर सकती है, ठीक है। दिगंबर मानते हैं कि केवल मुक्ति पुरुषों को ही मिलेगी और बौद्ध मानते हैं कि जो निर्वाह प्राप्त करना है तो वो स्त्रियां भी कर सकती हैं, ठीक है। फोर्थ है बौद्ध सप्त तत्व को मानते हैं और जैन 9 तत्व को मानते हैं, ये भी सही है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, उपयुक्त सही, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फटाफट चलते हैं नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर द प्लेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर द आर्यन इज। ऑप्शन ए है स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी टाउन प्लानिंग, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी पोएट्री, ठीक है। पोएट्री होती थी यानी कि मृद भांड जिसे बोलते हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। मृद भांड किसे बोलते हैं, मृद मीस होता है मिट्टी और भांड मीस बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन को बोलते हैं मृद भांड, ठीक है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। आर्यों की जो सभ्यता थी, आर्यन सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता को पहले रखने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, ठीक है। ये आपको बताना क्या था, मृद भांड के अकॉर्डिंग जो मृद भांड पाए गए हैं, ठीक
ठीक है। एक रेड कलर के पाए गए मृदभांड, एक में ब्लैक कलर की पॉटरी पाई गई है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इनको डिफर किया गया है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, डी आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन हमेशा कठिन क्वेश्चन जो होते हैं वो तो सभी गलत करते हैं, अधिकांश सभी से हो जाते हैं, लेकिन जब जो सिंपल क्वेश्चन गलत कराता है, ठीक है, वहाँ उसका सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। इसलिए सिंपल क्वेश्चन पे भी बहुत ध्यान देना है बच्चे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। सेकंड है उसने अपने यात्रा वृत्तांत रहला में दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा है। थर्ड में है इब्न बतूता को काजी हिंद की उपाधि बहलोल लोदी ने दी थी। उपयुक्त में से आपको सही कथन बताने हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इब्न बतूता come to India during the reign of इब्न बतूता, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। सेकंड है he wrote about the दिल्ली सल्तनत in his travelogue रहला, ठीक है। थर्ड है इब्न बतूता was giving the title of काजी हिंद by बहलोल लोदी, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द above is are ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी ओनली 2 एंड थर्ड, ऑप्शन सी ओनली 1 एंड 3, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। बताइए इसमें आंसर क्या अपना सही होने वाला है, ठीक है। अपना आंसर क्या सही होने वाला है, ठीक है। 6 का अच्छा से क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हम जल्दी से, बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, ये सही है। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत जो ये थी इनकी ट्रैवल लॉन्ग जो बुक थी उसका नाम था रहला, कहीं रहला भी लिखता है रहेला भी होता है, ठीक है। रहला थी वो दिल्ली सल्तनत के बारे में बताती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड है इब्न बतूता को काजी हिंद की उपाधि बहलोल लोदी ने दी थी, ये गलत है, ठीक है। काजी हिंद की उपाधि कोई नहीं दी गई थी। फर्स्ट और सेकंड आंसर क्या क्वेश्चन सही है, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड सर से सही होने से आंसर अपना निकल के आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। हु बुल्ट हुमायूंस टॉम्ब, ठीक है। हु बिल्ट हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, ठीक है। बेगम नूरजहां, बेगम हमीदा बानो, ठीक है, बेगम मुमताज महल, या फिर डी बेगम दिलरास बानो। किसने बनाया था हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, किसने बनवाया था, बेगम हमीदा बानो बेगम ने, ठीक है। बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा, बेगम हमीदा बानो ने बनाया था। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर असर्शन और रीजन का है। फर्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी implemented the market control policy, रीजन आर है दिस पॉलिसी वाज मेनली टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड, ठीक है। आपको बताना है ऑप्शन में, ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ऑप्शन डी है ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। बताइए हुमायूं का मकबरा अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति लागू की, ठीक है। अभी कथन इसमें बताया, कारण बताया गया नीति मुख्यतः विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बच्चे बताइए फटाफट, थोड़ा सा टाइम हम आप लोगों को देते हैं जिससे आप भी अपना आंसर सोच पाएं, ठीक है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, ठीक है, ये सही है, लेकिन यह नीति उन्होंने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नहीं की थी, ठीक है। ये उन्होंने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नहीं की थी बच्चे, क्योंकि ये उन्होंने अपनी, जैसे इससे पहले बताया कि मार्केट को नियंत्रण करने के लिए लागू की थी। क्वेश्चन में छुपा हुआ आंसर, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा आंसर हमारा, सी हो जाएगा, ए सही लेकिन आर गलत है, ठीक है। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ठीक है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 का क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते फटाफट करते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दादू दयाल किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे, ठीक है। ऑप्शन ए निर्गुण संप्रदाय, ऑप्शन बी सगुण संप्रदाय, ऑप्शन सी रामानुज संप्रदाय, ऑप्शन डी नाथ संप्रदाय। आपको बताना है दादू दयाल वाज एसोसिएटेड विथ विच भक्ति सेक्ट, ठीक है। निर्गुण सेक्ट, सगुण सेक्ट, रामानुज सेक्ट और नाथ सेक्ट। मतलब किस संप्रदाय से, संप्रदाय को सेक्ट बोलते हैं, ठीक है, किस संप्रदाय से जुड़े थे आपको बताना है। दादू दयाल थे निर्गुण संप्रदाय से जुड़े थे, ठीक है। किससे थे, निर्गुण संप्रदाय, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया हाउस, ठीक है। इंडिया हाउस संगठन की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड द इंडिया हाउस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी मदन
लाल धीकरा, ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, किसने किया था बच्चे? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन हाउस संगठन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, लेकिन अगर आ गया तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के सही होने के चांसेस भी इसी में होते हैं। ठीक है, सम्मिलित करने में एक तरफ तो व्यक्ति दिए गए और दूसरी तरफ उनकी मैगजीन दी गई, पेपर दिए गए। ठीक है, आपको आइए मिला लेते हैं मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड। लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष है, मोतीलाल नेहरू है, चित्तरंजन दास हैं। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले हमें क्या आता है, वो क्वेश्चन पहले देखेंगे जो हमें आ रहा है। ठीक है, अगर हमसे बात की जाए ठीक है, अगर बात की जाए तो हमें आता है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू द्वारा जो लिखा था वो था द इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये पत्रिका थी। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे लाला लाजपत राय के द्वारा, जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, वो थी दी पीपल। ठीक है, दी पीपल। अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई थी वो थी वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम थी अरविंदो घोष द्वारा। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू द्वारा द इंडिपेंडेंट थी, और चित्तरंजन दास द्वारा फॉरवर्ड की रचना की गई थी। ठीक है, तो कौन कौन से आंसर हो जाएंगे? ए का तो फर्स्ट हो गया, और बी का थर्ड हो गया, और सी का 4 हुआ, और डी का निकल के आया 2। 1 3 4 2 जहाँ पे होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ए का तो 1 हो गया, बी का 3 हुआ, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। लाला लाजपत राय दी पीपल, अरविंदो घोष वंदे मातरम, मोतीलाल नेहरू द इंडिपेंडेंट, चित्तरंजन दास फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, यदि कांग्रेस 1916 का लखनऊ अधिवेशन न हुआ होता तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सबसे अधिक प्रभावित होता? ठीक है, इफ द कांग्रेस लखनऊ सेशन ऑफ 1916 हैड नॉट टेकन प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट वुड वी हैव बीन मोस्ट अफेक्टेड? ठीक है, फर्स्ट है एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी है एक्सपेंशन ऑफ होम रूल मूवमेंट, ऑप्शन सी है बिगिनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन डी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। आपको बताना है कौन सा इसमें नहीं होता। ठीक है, यदि 1916 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, वो अगर नहीं हुआ होता तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सबसे अधिक प्रभावित होता? ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। ठीक है, किस पे पड़ता सबसे ज़्यादा इफेक्ट? एक मिनट बच्चे। ठीक है, किस पे पड़ता? कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ होता है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, इस पे होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था किसने? ठीक है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस बोर्ड रिप्रेजेंटेड इन द पार्टीशन काउंसिल हेडेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन बाय, फर्स्ट है अबुल कलाम आजाद, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है सरदार पटेल, फोर्थ है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब इसको आपको अरेंज करना है, अरेंज नहीं, आपको बताना है इसमें लॉर्ड जो माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन किसने किया था, आपको ये बताना है। ठीक है, किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सरदार पटेल ने किया था और राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, सरदार पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। आंसर अपना निकल के आएगा सी। 13 का आंसर क्या आ गया? सी निकल के आ गया। 3 और 4 सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आर में आए भी थे। ठीक है, इससे आपका एक बार से रिवीजन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों और लॉर्ड डलहौजी की नीतियों में सबसे प्रमुख समानता क्या थी? ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिमिलरिटीज बिटवीन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड लॉर्ड डलहौजी? ठीक है, फर्स्ट है बोथ कंट्रोल द मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेकंड है बोथ गिव प्रायोरिटी ऑफ लैंड एक्वाजिशन, सी है बोथ इंक्रीज टैक्स ऑन ट्रेड, डी है बोथ गिव कंसेशन टू फॉरेन ट्रेडर्स। ठीक है, आपको बताना है क्या आंसर होगा कि उन्होंने, ऑप्शन ए है दोनों ने कृषि उपज का जो बाजार भाव नियंत्रित किया, ऑप्शन बी दोनों ने भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता दी, ऑप्शन सी दोनों ने व्यापार पर कर बढ़ाया,
ऑप्शन डी, दोनों ने विदेश व्यापारियों को रियायत दी, जो विदेशी जो व्यापारी थे उनको रियासत यानी कि रियायत दी थी, ठीक है, क्या थी, ईज दी थी। बताइए आपको क्या आंसर था, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है। क्या था, दोनों ने कृषि उपज का बाजार भाव नियंत्रित किया था, ठीक है, बोथ कंट्रोल द मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 1946 की नौसेना विद्रोह ने किस रूप में ब्रिटिश सरकार के निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित किया, ठीक है, एक मिनट, इसका ऊपर नीचे हो रहा है हिंदी और उसका, इसका भी दिखा देते हैं, ठीक है, हिंदी दिखाने के चक्कर में ऊपर निकल जाता है। 15 का, इन व्हाट वे डिड द नेवल रिवोल्ट, ठीक है, नेवी है, नेवल रिवोल्ट ऑफ 1946 मोस्ट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, फर्स्ट है डिसीजन द पार्टीशन इंडिया, ऑप्शन बी है increasing the recruitment of Indian in the British Army, ऑप्शन सी है reducing the time limit of leaving India, ऑप्शन डी है एसोसिएशन ऑफ गांधी जी, ठीक है, आपको बताना है क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए भारत विभाजन का निर्णय, ऑप्शन बी ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती बढ़ाना, ऑप्शन सी भारत छोड़ो की समय सीमा घटाना, ऑप्शन डी गांधी जी की हत्या। 1946 की नौसेना विद्रोह ने किस रूप में ब्रिटिश सरकार के निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित बताया था, ठीक है, किस रूप में बताया था, भारत छोड़ने की समय सीमा घटाना, ठीक है, क्या कहा था उन्होंने कि भारत छोड़ने की समय सीमा के घटाना, ठीक है, रिड्यूसिंग द टाइम लिमिट ऑफ लिविंग इंडिया, ठीक है, ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16, यदि ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ऑप्शन 16 है, यदि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी प्रवाह में एक बड़ा बांध बनाया जाए तो निम्नलिखित में से किस पर सबसे तत्काल प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए बांग्लादेश के निचले डेल्टा में अवसाद जमाव की मात्रा, ऑप्शन बी पद्मा नदी के निचले प्रवाह का जलस्तर, ऑप्शन सी मेघना नदी के डेल्टा का तटीय क्षरण पैटर्न, ऑप्शन डी होगा सुंदरवन क्षेत्र के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की पोषण चक्र। किस पर इफेक्ट होगा आपको बताना है। इफ अ लार्ज डैम इन कंस्ट्रक्टेड upstream of the Brahmaputra river, which of the following will be most immediately affected, ठीक है, फर्स्ट है the amount of sediment deposition in the lower delta of Bangladesh, ऑप्शन बी है the water level of the lower stream of the Padma river, ऑप्शन सी है the coastal erosion pattern of the Meghna river delta, ऑप्शन डी होगा the nutrient cycle of the mangroves ecosystem of the Sundarban region, ठीक है। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड क्या होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, ठीक है, कि क्या होगा वो बांग्लादेश के जो निचले डेल्टा में है सबसे ज़्यादा डिपोजिशन होगा अवसाद का, ठीक है, अवसाद की जमाव की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सेडिमेंट डिपोजिशन इन द लोअर डेल्टा ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, क्योंकि अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर अगर बाढ़ बनाया जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड यही होगा, ठीक है। ऑप्शन 16 का क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना में कौन सा कथन सबसे सटीक है, ठीक है, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट इन कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है। फर्स्ट है पश्चिमी घाट कम ऊंचे असतत और मानसूनी वर्षा में समृद्ध है, पूर्वी घाट अधिक ऊंचे और सतत है, ठीक है। ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट ऊंचे सतत और मानसूनी वर्षा में समृद्ध है, पूर्वी घाट असतत है और कम ऊंचे हैं। ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों समान ऊंचाई और वर्षा वाले हैं। ऑप्शन डी है पूर्वी घाट सतत है और पश्चिमी घाट असतत है, ठीक है। ऑप्शन आइए इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें दिया गया था वेस्टर्न घाट आर लो डिसकंटिन्यूअस एंड रिच इन द मानसून रेनफॉल, ईस्टर्न घाट आर हाई एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसा आपको बताएंगे कि जो पश्चिमी घाट है आप देखेंगे, ये हम बाद बताएंगे, पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी है वेस्टर्न घाट आर हाई continuous and rich in monsoon rainfall, eastern ghat are discontinuous and low. Option C है both western ghat and eastern ghat have equal height and rainfall. Option D है eastern ghat are continuous, western ghat are discontinuous. आपको बताना है कि क्या होगा, सबसे सटीक उत्तर क्या होगा, कौन सा कथन सबसे सटीक उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। पहले आंसर बता देते फिर आपको थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि हमें पता है अब टाइम आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो पश्चिमी घाट है वो सतत है और जो मानसूनी वर्षा में समृद्ध है, पूर्वी घाट असतत है और कम ऊंचे है, ठीक है। ये सभी जानते हैं। जो वेस्टर्न घाट है बच्चे, ठीक है, आप देखेंगे इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट है ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। जो वेस्टर्न कोस्ट है ये आपके देखिए यहाँ पे जितनी माउंटेन रेंजेस पाएंगे वो क्या होती हैं,
रेगुलर है, सतत है, ठीक है। कहीं भी यहाँ आप देखेंगे बस पाल घाट, थाल घाट है और भोर घाट है, पाल और कौन सा है, सैनकोटा, ठीक है। इन दर्रों से होकर, इन पासेस से होकर ही रास्ते निकले गए और बाकी सारे माउंटेन, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी नदियां हैं एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती, इसलिए कोई भी काट छाट यहाँ पे नहीं मिलेगी। लगातार सतत यानी कि रेगुलर कंटिन्यूस यहाँ पे माउंटेन रेंजेस पाई जाएंगी। लेकिन जब जो पूर्वी घाट है बच्चे यहाँ पे भारत का, वहाँ पे सारी नदियाँ आके अपने डेल्टा बना रही हैं और डेल्टा बनाने के कारण यहाँ पे काट छाट खूब हुई है, ठीक है। और यहाँ पे काट छाट होने के कारण यहाँ जितनी माउंटेन रेंजेस पाएंगे उनकी हाइट भी कम है और उनकी क्या रेगुलरिटी जो रहेगी, कंटिन्यूसली जो रहेगी वो भी कम होगी, ठीक है। और यहाँ भी बताएंगे जो पश्चिमी घाट है, सबसे पहले मानसून यहीं से टकराता है, जैसे हमने मानसून आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो कहाँ पे होगी, वेस्टर्न कोस्ट में होगी और ईस्टर्न कोस्ट में वर्षा कम होती है, ठीक है, उसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, आइए इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। समझ गए ना आप लोग, हाँ, बस फटाफट चलते हैं, ठीक है। तो आंसर अपना क्या था बच्चे, बी था, ठीक है, बी आंसर था। वेस्टर्न घाट आर हाई कंटिन्यूस एंड रिच इन मानसून रेनफॉल, ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूस एंड लो, ठीक है। क्या था आंसर, बी था, ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर निकला था। ये सिंपल सा और ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप तो फिर आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप सिर्फ रट्टा मार रहे हैं तो फिर क्वेश्चन आपका ये नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, क्योंकि आप पीसीएस का एग्जाम हो बच्चे या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, आप 70-80 क्वेश्चन आप अपने रट के निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको सोच से, आपके कॉन्सेप्ट से, आपके एनालिटिक बेस पर आधारित होते हैं, ठीक है। इसलिए ये बिल्कुल सोच लीजिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा लैंग्वेज का सिलेबस होता है कि आप रट के तो एग्जाम ना निकाल पाएंगे, ठीक है। इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा। कई क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आते हैं जो आपने देखे भी नहीं है, वो आपके थिंकिंग बेस पे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बीच बीच में आपसे इसलिए बताते जा रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग सोच रहे होंगे अगर हम सिर्फ ABCD करा दें, ठीक है, बहुत फटाफट से करा दें क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन आपके माइंड में ही नहीं रहेंगे तो वो क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं। उसका तो मतलब ये है कि आपने बस एक बार देख लिया, ठीक है, कोई चीज़ खाई लेकिन आप उसका टेस्ट ही पता नहीं, ठीक है। तो 18 का क्या है, यदि भारत में सभी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र अचानक बंद कर दिए जाएं तो निम्न में से कौन सा राज्य ऊर्जा संकट से सबसे पहले प्रभावित होगा, ठीक है। आपको बताना है कि यदि सभी जो कोयला संयंत्र हैं, ठीक है, इफ ऑल द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया आर सडनली शट डाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड बाय द एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होगा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है झारखंड, क्योंकि उसे कोल इंडस्ट्री जो होती है, कोल और सिटी भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ के लोग हैं वो जो कोयला खनन माइंस में काम करते हैं और जितने भी हैं लोग इन्हीं पे काम में, इनकी वर्क में लगे हुए हैं। अगर ये शट डाउन कर देंगे तो सारा रोजगार उनका धड़ाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रोजगार भी प्रभावित होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला कौन सा है, झारखंड है, ठीक है। ये सिंपल सी सोचने वाली बात थी, ठीक है, सोचने वाली बात थी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते क्या है। एक तरफ एसर्शन है, एक तरफ रीजन है, ठीक है। अभिकथन है पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ की बारंबारता यानी कि फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, ठीक है। कारण आ है गाद के निक्षेपण शिल्ट डिपोजिशन के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। आपको बताना है आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, ठीक है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फ्लड हैज इंक्रीज इन द नदर्न इंडिया प्लेन्स इन द लास्ट 2 decades. रीजन आर द डेप्थ ऑफ रिवर वैली हैज डिक्रीज ड्यू टू सिल्ट डिपोजिशन, ठीक है। आपको बताना है क्या आंसर इसका निकल के आएगा, ठीक है। पिछले 2 दशकों से उत्तर भारतीय मैदान में, नदर्न इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है फ्लड की, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन गाद निक्षेपण या शिल्ट डिपोजिशन इसका एक कारण नहीं है, ठीक है। इसके अन्य और भी कारण है, क्यों है, ठीक है। तो ये भी बात सही है कि ये भी इसमें एक कारक में होगा कि गाद के निक्षेपण यानी कि शिल्ट डिपोजिशन के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हुई है, ये भी एक कारण है, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि यही होगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। क्या होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, ठीक है। आपको बताना है विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल इन इंडिया। ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी भील, ठीक है।
आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, ये है भील की, ठीक है। भील है सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब से, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द इक्वेटर, ठीक है। फर्स्ट है पतझड़ी वन, ऑप्शन बी है शंकुधारी वन, ऑप्शन सी घास स्थल, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वन। आपको बताना है डेसिडियस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। कौन से होंगे जो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के निकट यानी पास में पाए जाएंगे? आप देखेंगे इक्वेटर के आसपास जो पाए जाते हैं वो कौन से वन होते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये तो बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चों को भी पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। कई बार हम बच्चों वाले क्वेश्चन गलत कर देते हैं बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है एंडीज पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। द एंडीज माउंटेन्स आर विच टाइप ऑफ माउंटेन रेंज, कौन सी है? रेस्टुअल माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन्स है या वॉल्केनिक माउंटेन्स है, ठीक है। आपको बताना है ये अवशिष्ट पर्वत है या भ्रंश पर्वत है या बलन पर्वत है या फिर ज्वालामुखी पर्वत है, एंडीज पर्वत, ठीक है। ये क्या है? फोल्डेड माउंटेन है, वलन पर्वत है, ठीक है। जैसे आप देखें हिमालय पर्वत हमारा कौन सा है? फोल्डेड माउंटेन है, वलन पर्वत है। उसी तरह एंडीज पर्वतमाला, ठीक है, ये भी है क्या है? फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। फोल्ड क्या यानी कि जब सेडिमेंटेशन जो डिपोजिशन होता है, ठीक है, उसके फोल्ड के होने से बनते हैं बलन पर्वत, ठीक है। बाकी इसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या हमने इसी चैनल पर दी गई है जिसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, विद डायग्राम के पढ़ा है। अभी तो पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। पीसीएस का एग्जाम हो जाए, अभी तो आप सिर्फ रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, उसके बाद एसआई के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर क्या है? सी होगा, फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है। 22 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखेंगे, ठीक है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आया है कई बार, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गाँव पहुँचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा, ठीक है। अ मैन वाज स्टैंडिंग अलोन इन अ डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट। ही हैड टू गो टू हिज विलेज विच वाज 5 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम देयर। ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन बट द वाज एबल टू आइडेंटिफाई द पोल स्टार, ठीक है, जिसको बोलते हैं ध्रुव तारा, पोल स्टार। विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ वुड बी द मोस्ट कन्वेंट फॉर हिम टू रीच हिज विलेज, ठीक है। फर्स्ट होगा वॉक इन द डायरेक्शन ऑफ द पोल स्टार, ऑप्शन बी होगा वॉक इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पोल स्टार, सी होगा वॉक कीपिंग द पोल स्टार ऑन हिज लेफ्ट साइड, ऑप्शन डी होगा वॉक कीपिंग इन द पोल स्टार ऑन हिज राइट साइड। बताइए क्या होगा? ऑप्शन होगा ध्रुव तारे की दिशा में चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी होगा ध्रुव तारे की विपरीत दिशा में चले, ऑप्शन सी ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, ऑप्शन डी ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रखकर चले, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का देखेंगे कि ध्रुव तारे को वो क्या करेगा? अपने लेफ्ट साइड में लेकर चलेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में लेकर चलेगा, जिस तरह से उसमें बताया गया था, उसका क्या देखेंगे, ठीक है। वह ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चलेगा, ठीक है। वॉक कीपिंग द पोल स्टार ऑन हिज लेफ्ट साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन होगा, ठीक। पहले एक्चुअली आप देखेंगे जब घड़ियां नहीं होती थी, टाइम देखने के लिए वॉच नहीं हुआ करते थे, ठीक है, तब लोग इस ध्रुव तारे को देखकर ही टाइम का पता लगाते थे, ठीक है। ध्रुव तारे को देखकर ही टाइम का पता लगाते थे कि अब 3 बज गया है या फिर अब सुबह होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या? सी हो गया। 23 का ऑप्शन क्या हो गया? सी। नेक्स्ट चलेंगे, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि, ठीक है, क्या? फर्स्ट, आकाश स्याह काला, ऑप्शन सेकंड है तारे टिमटिमाते नहीं है, थर्ड में दिखाएगा अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ पर्सन सिटिंग इन अ स्पेसक्राफ्ट लोकेटेड बिटवीन द अर्थ एंड द सन वुड ऑब्जर्व दैट, ठीक है। फर्स्ट, द स्काई अपीयर पिच ब्लैक, ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट द स्टार डू नॉट ट्विंकल, थर्ड है द टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट इज मच हायर देन द अर्थ सरफेस। आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। आपको इसमें क्या बताना है? इन कथनों में सही आंसर देना आपको, ठीक है।
क्या होगा, आकाश शायद काला दिखाई देगा, ठीक है, क्या काला दिखाई देगा, ठीक है। आपको देखेंगे कि अपन अगर हम नीचे से देखते हैं हम लोग तो हमको नीला दिखता है आकाश, ठीक है। अगर ऊपर से देखेंगे तो ब्लैक दिखता है, ठीक है, क्योंकि वहां से कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा, ठीक है, स्कैटरिंग नहीं होगी तो आकाश का रंग काला ही दिखता है, ठीक है। बाकी साइंस में आप पढ़े होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे। सेकंड है तारे टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक है। वहां पे देखेंगे ट्विंकलिंग भी नहीं करते तारे, ठीक है। ट्विंकलिंग भी किस कारण होती है ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें नहीं होती है। और अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है, ये गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी होगा। 1 और 2 सही है, ठीक है। 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 25 है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में सही है। आर्टिकल 21 के बारे में सही है आपको बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग आर्टिकल 21 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज आर करेक्ट। फर्स्ट है अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। सेकंड है अनुच्छेद 21 के तहत यानी 21 के तहत जीवन का अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त होता है। थर्ड है इसमें टीकाकरण से इनकार का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है। फोर्थ है अनुच्छेद 21 को आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है सिवाय जब उसे निवारक गिरफ्तारी के मामले में लागू किया जाए। आपको बताने हैं इसमें से कौन से कथन सही है, ठीक है। फर्स्ट है आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स एवरी पर्सन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। सेकंड है अंडर आर्टिकल 21 द राइट ऑफ द लाइफ इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजन्स। थर्ड है इट इंक्लूड द राइट ऑफ द रिफ्यूज वैकेशन एंड द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंटल, ठीक है, वैक्सीनेशन एंड राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। फोर्थ है आर्टिकल 21 एंड द सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट व्हेन अप्लाइड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। कौन सा, केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। 1 मिनट हम इसको थोड़ा इरेज करेंगे। केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको बताना कौन सा इसमें सही होगा क्वेश्चन नंबर 25 में, ठीक है। आर्टिकल 21 है प्रत्येक व्यक्ति जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और आर्टिकल इसमें दिया गया 21 जीवन केवल नागरिकों को ही प्राप्त नहीं है, ये जो नागरिकों को प्राप्त है, जो सिटीजन्स हैं इंडिया उनको प्राप्त है, जो बाहर से आके भी रहते हैं उनको भी प्राप्त है, ठीक है। लाइफ राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, उनको भी प्राप्त है। थर्ड है इनमें टीकाकरण से इनकार का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है, ठीक है। इसमें टीकाकरण से इनकार का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है, नहीं ये भी गलत होगा, ठीक है, ये भी गलत होगा, ठीक है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा सही होगा, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे चलते हैं। ये दिया गया है केवल नागरिकों को, अब हम पहले से ये देख लेते हैं। अगर ये 2 गलत हो गया, इसमें दिया केवल नागरिकों को प्राप्त है, नहीं है, ठीक है, ये नागरिकों को भी प्राप्त है और अदर्स जो सिटीजन है उनको भी प्राप्त है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि एलिमिनेशन प्रोसेस लगाते हैं तो क्या आंसर निकलता है, पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, तो फिर बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक ट्रिक है ये, पहले देखेंगे जहाँ पे 2-2 हो गए वहाँ हम उनको हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 है, इसको भी हमने कट कर दिया, यहाँ पे 2 है, इसको भी कट कर दिया, यहाँ पे 2 है, इसको भी कट कर दिया, आंसर निकल के आ गया ऑप्शन ए, ठीक है, आ गया ना, ऑप्शन ए निकल के आ गया। कई बार एलिमिनेशन प्रोसेस काम कर जाता है। 1 और 3 हमारा सही है, ठीक है। अब बस देख लेते हैं, इसमें टीकाकरण से इनकार का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये शामिल है। और दिया है फोर्थ में अनुच्छेद 21 को आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है सिवाय जब इसे नागरिक के गिरफ्तारी के मामले में लागू किया जाए, ठीक है। ये देखकर गलत कर दिया कि सिवाय जब इसे निवारक गिरफ्तारी के मामले में, ये गलत है, ठीक है, निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, जैसे निवारक गिरफ्तारी के मामले में लागू किया जाए, ये गलत है। ऑप्शन आपका आ जाएगा 1 और 3, ठीक है। 25 का आंसर एलिमिनेशन से निकाल के आ गया, ओनली 1 और 3, 25 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट है CBC का गठन 1994 में श्री के संतनम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर किया गया था। सेकंड है CBC को 2003 में CBC अधिनियम के माध्यम से वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। फोर्थ है CBC गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
फोर्थ है सीबीसी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष नेता की सिफारिश पर होती है। आपको बताना है क्या सही होगा 26 का। रिगार्डिंग द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द सीबीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1994 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एंटी करप्शन कमेटी हेडेड बाय श्री के संतनम। ठीक है। सेकंड है स्टेटमेंट, द सीबीसी वाज गिविंग स्टैट्यूटरी स्टेटस थ्रू द सीबीसी एक्ट 2023। थर्ड है द सीबीसी फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फोर्थ है द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द सीबीसी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा 26 का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखेंगे आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम देख लेंगे, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 26 होगा सीबीसी को 2003, इसमें देखेंगे पूछ क्या रहा है, पहले कौन से कथन सही हैं। क्या पूछ रहा है, कौन से कथन सही हैं। ठीक है, कौन से कथन सही हैं। सीबीसी को 2003 में सीबीसी अधिनियम के माध्यम से वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये सही है। ठीक है, ये सही है। और फोर्थ कौन सा था, सीबीसी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष नेता की सिफारिश पर होती है। ठीक है, और फोर्थ सही है। ठीक है, और कौन सा है, फोर्थ सही है। तो आंसर अपना कौन सा निकलेगा 2 और 4। ये वाले दोनों ही गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, थर्ड भी 1, 2 एंड 4। ठीक है, 2 एंड 4 आंसर होगा। 26 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 26 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 27 पर। 27 निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्य नीति आयोग का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कि नहीं है, क्योंकि नहीं देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, नहीं देखते हैं, इसलिए नहीं को देखना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ नीति आयोग। फर्स्ट है आर्थिक नीति निर्माण। सेकंड है एसडीजीज की निगरानी, एसडीजी जो सतत गोल होते हैं उनकी। थर्ड है केंद्र सरकार के लिए वित्तीय योजनाएं तैयार करना। फोर्थ है राज्य सरकारों को भी सहयोग बढ़ाना। आपको बताना है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी या मॉनिटरिंग ऑफ एसडीजीज जो गोल होते हैं। थर्ड है प्रिपरेशन फाइनेंशियल प्लान्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ है प्रमोटिंग कोऑपरेटिंग अमंग स्टेट गवर्नमेंट्स। बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा। कौन से नहीं है। ठीक है, अभी हम बता देते हैं, इसमें पूछे हैं कि कौन से नहीं। एसडीजी की निगरानी करना, ये तो गोल है उनका। ठीक है, ये तो गोल है। और देखेंगे, ठीक है, और देखिए फर्स्ट, हाँ, और राज्य सरकार को भी सहयोग बढ़ाना, ये भी उनका गोल है। कौन से नहीं है, आर्थिक नीति निर्माण करना उनका गोल नहीं है, ये उनका काम नहीं है। केंद्र सरकार के लिए वित्तीय योजनाएं तैयार करना, ये भी काम नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होंगे, 1 और 3 नहीं होंगे। 27 का आंसर हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा बच्चे 1 और 3। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे जुकाम है, एक्चुअली पढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, जिसका एक एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित संवैधानिक निकायों और उनके संबंधित अनुच्छेदों का मिलान करें। कॉलम ए है, कॉलम सेकंड है। फर्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वित्त आयोग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग constitutional bodies where their respective articles: National Commission for Backward Classes, Inter-State Council, National Commission for Scheduled Tribes और Finance Commission। आपको इनको मैच करना है, उसके बाद आंसर निकलेगा। आइए निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस में है बच्चे। ये है 338B में है। ठीक है, तो पहले 2 हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2 है। फिर उसके बाद देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद किस में है,
ये है अंतर्राज्यीय परिषद है 263 में आर्टिकल 263, ये 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस में है, ये है आर्टिकल 338 ए में है, ठीक है। तो 3 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। फिर वित्त आयोग तो सभी जानते हैं, ये 280 में आर्टिकल 280 में है, यहाँ पे फर्स्ट लिख ले रहे हैं। 431 जिसमें होगा वही आंसर होगा हमारा, 82431, ठीक है, 24312, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा 28 का। ए का 2, बी का 4 होगा, सी का 3 होगा, डी का 1 होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के देख लीजिएगा बच्चे, ज़्यादा तेज बोलने में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित संविधान संशोधन कॉलम फर्स्ट अधिनियमों और उनके प्रावधानों कॉलम सेकंड का मिलान करें। मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स कॉलम फर्स्ट विद देयर प्रोविजन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट है, एक तरफ कॉलम सेकंड है, ठीक है। पहले देख लेते हैं, फर्स्ट में है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इनको मैच करना है 29 में, फिर उसके बाद आंसर निकलेगा 29 29 का मैच कर लेते हैं, फिर आंसर निकलेगा। आइए निकाल लेते हैं आंसर, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है बच्चे, किससे संबंध है, एंटी डिफेक्शन लॉ, सदस्य के पार्टी बदलने का अयोग्यता, यानी कि जिसे बोलते हैं, हिंदी में आपको इंग्लिश का भी टर्म आना चाहिए क्योंकि सीधे इंग्लिश में ही लिख दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून जो होता है, दल बदल कानून एक सदस्य के पार्टी बदलने की अयोग्यता पर आधारित है। 52 यानी कि 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, यानी कि 52 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, ए का 3 हो गया, यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 69वां संविधान संशोधन यानी कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये है आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश, द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशन कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, ये सेकंड से ही मैच कर जाएगा 3-2। 97वां संविधान संशोधन यानी कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, ये हो गया सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों को संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है, ये जोड़ा गया है। प्रोविजनल रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसका हो जाएगा फर्स्ट। और लास्ट में है 87वां संविधान संशोधन, ये हो जाएगा 2001 जनगणना के आधार पर सीमांकन या डेलिमिटेशन, ठीक है, डेलिमिटेशन बेस्ड ऑन द 2001 सेंसस, ये होगा 4। 3214 देखेंगे जहां होगा वही हमारा आंसर निकल आएगा, ए है, ठीक है, 3214, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 29 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 29 का आंसर हमारा हो जाएगा, ए का 3 होगा, बी का 2, सी का 1, डी का 2, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन नहीं था, ऑप्शन है बी एल मित्तर, ऑप्शन बी मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आपको बताना है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके कौन से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नहीं थे, बी एल मित्तर थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, के एम मुंशी थे, ठीक है। कितने थे, अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो टोटल मिला के हम करेंगे, भीमराव अम्बेडकर को मिला के 7 लोग थे, अगर भीमराव अम्बेडकर को नहीं पूछा जाता है तो फिर 6 लोग थे, पूरे 7 लोग थे, ठीक है। तो ये फिर ये नहीं थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। एक बार ये आप रिवाइज कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन आता भी है कौन से और लोग थे। नेक्स्ट बाकी हम बता देते कि एक्चुअली हमारी तबीयत बहुत ही है कि क्वेश्चन ही करा ले वही बहुत है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में और जो जितने सदस्य हैं 7 और कौन कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। Which of the following constitution amendment specify that the total number of ministers in the council of ministers
इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा। आपको बताना है कि कौन सा है वो अमेंडमेंट है, वो है 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32। सूची को सूची से कैसे सम्मिलित करना है और उसके माध्यम से आपको उत्तर देना है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके स्रोत दिए गए, सोर्स दिए गए हैं। आइए सम्मिलित कर लेते हैं, उसके बाद आंसर निकलेगा, निकाल लेते हैं आंसर। ठीक है, मौलिक अधिकार है। सबसे पहले देखते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं अमेरिकी अधिकार पत्र से। ठीक है, अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं, तो 4 हो गया। राज्य के नीति निर्देशक शब्द ये सभी जानते हैं, आयरिश संविधान यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ये बी हो गया। तो बी का क्या हो गया बच्चे, 3rd हो गया। मंत्रिमंडलीय सरकार है, जो मंत्रिमंडलीय सरकार है ये लिए गई है ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से लिए गई है, सी का हो जाएगा 1st। लास्ट में केंद्र राज्य संबंध किससे है, कनाडा से है। ठीक है, कनाडा का संविधान है, डी का 2nd है। यानी कि केंद्र राज्य संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशन है कनाडा से, तो ये हो जाएगा 2nd। ठीक है, अब देखेंगे किसमें है, 4 3 1 2 जहाँ पे होंगे वही आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर निकल के आएगा, 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2 डी आंसर निकल के आएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, डी। हाँ, डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33। संविधान के 42वें संविधान संशोधन, आपको 33 है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय द 2nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको बताना, ऑप्शन है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। ऑप्शन बी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ऑप्शन सी काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। ऑप्शन डी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। बताइए क्या है। ऑप्शन है इक्वल पे टू इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ऑप्शन बी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ऑप्शन सी में दिया है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। ऑप्शन डी है securing a living wage and humane condition of the work to workers। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 33 का आंसर बताइए फटाफट बच्चे, क्या हो जाएगा, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ठीक है, क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है 73वें संविधान संशोधन यानी कि 73rd संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी राज्य की जनसंख्या कितने से कम हो तो उस राज्य में मध्यवर्ती यानी खंड स्तर पर पंचायत का गठन अनिवार्य नहीं होगा। आपको बताना है अंडर द 73rd Constitutional Amendment Act, if the population of a state is less than how much, there it is not mandatory to constitute पंचायत at the intermediate block level। आपको बताना है कितनी होगी, 20 लाख से। ठीक है, 20 लाख से कम होगी तो उधर क्या होगा, खंड पंचायत का गठन अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, 20 लाख। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है भारतीय राजनीतिक प्रणाली में निम्नलिखित पदों को संवैधानिक वरीयता क्रम के अनुसार सही और तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, सही और तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। फर्स्ट है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, सेकेंड राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष लोकसभा, स्पीकर लोकसभा, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको बताना है इनकी वरीयता क्रम के अनुसार आपको जमाना है। ठीक है, ये पहले कौन से होंगे, राष्ट्रपति होते हैं जो देश का प्रथम नागरिक भी होता है, राष्ट्रपति। फिर उसके बाद आएंगे उपराष्ट्रपति यानी कि 2 फर्स्ट। उसके बाद आएंगे प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है लेकिन कार्यपालिका में प्रधानमंत्री भी होता है। तो ठीक है, कार्यपालिका के सदस्य भी होता है। ठीक है, तो 2 1 4। और उसके बाद आएगा लोकसभा यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो 3rd। सबसे लास्ट में आएंगे एमपी यानी कि 5। अब देख लेते क्या हो जाएगा, वरीयता क्रम के अकॉर्डिंग देखते हैं। इन द पब्लिक
पॉलिटिकल सिस्टम अरेंज द फॉलोइंग पोजीशन इन द करेक्ट एंड लॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स। ठीक है, अब देख रहे हैं 21435 21435 सी आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा 21435। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर लोकसभा अध्यक्ष, फिर सांसद, एमपी यानी कि पार्लियामेंट का। ठीक है, आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्वलोकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। रिगार्डिंग रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी है, मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन करने का अधिकार है। ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्वलोकन का अधिकार नहीं है। आपको बताना कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। द प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए में क्या दिया गया था, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू सच अ जजमेंट और ऑर्डर। सेकंड, ऑप्शन बी में है, द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट और ऑर्डर पासिस बाय इट। ऑप्शन सी है, द कैबिनेट विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट of India has the power of review the judgment order of the Supreme Court. Option D है, the Supreme Court has not power to review its own judgment and orders. आपको बताना क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर फटाफट क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या है, the Supreme Court has the power to review any judgment और order passes by it, यानी कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय पर दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन कर सकती है, यानी कि करने की उसे शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बेसल सेकंड मानक बैंकिंग प्रणाली की पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, सेकंड, भारत में बेसल थर्ड मानकों को 2020 से पहले ही लागू कर दिया गया था। थर्ड है, CRR कैश रिजर्व रेशियो बेसल थर्ड ढांचे का हिस्सा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बेसल थर्ड नॉर्म्स प्रमोट कैपिटल adequacy and risk management if the banking system. Second है, in India Basel's third norms were implemented before 2020. थर्ड है, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो इज अ पार्ट ऑफ द बेसल थर्ड फ्रेमवर्क। आपको बताएं विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। 37 का आंसर बताइए बच्चे। ठीक है, फर्स्ट है, बेसल थर्ड मानक बैंकिंग प्रणाली की पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड, भारत ने बेसल थर्ड मानकों को 2020 से पहले लागू कर दिया, ये भी सही है। लेकिन थर्ड में दिया CRR कैश जो रिजर्व रेशियो बेसल ढांचे का हिस्सा नहीं है, ये किसका है, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, यानी RBI का ये टूल्स है। ठीक है, RBI का ये क्या है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का टूल्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 जहाँ पे गलत हो गया उसको कट कर दो। ठीक है, आंसर निकल आएगा। 37 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस यहाँ पे लगा रहे थे, लेकिन एलिमिनेशन प्रोसेस यहाँ पे शायद हाँ ठीक है, कारगर सिद्ध नहीं हो रही थी। देखो थर्ड अगर है तो थर्ड में ये काट दिया, थर्ड में ये काट दिया, लेकिन फिर भी हम दो उसमें कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, कई बार काम नहीं करती है एलिमिनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। भारत सरकार यदि पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर को तेजी से बढ़ाए तो दीर्घकाल में किस पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। आपको बताना, इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैपिडली इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स इन द लॉन्ग रन विच विल सी द मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, फर्स्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ऑप्शन सी करेंसी डेप्रिसिएशन, ऑप्शन डी फिस्कल डेफिसिट। तो सबसे ज़्यादा अधिक सकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ेगा, आर्थिक विकास दर पर। ठीक है, किस पे पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर पड़ेगा। ठीक है, 38 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इकोनॉमिक आर्थिक विकास दर पर, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वयं सहायता समूह SHG कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। सेकंड है, किसी SG में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। थर्ड है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SHG को समर्थन देते हैं। आपको बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, द सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG प्रोग्राम वाज ओरिजिनली
स्टार्टेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू प्रोवाइडेड माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डेप्रीव्ड, ठीक है। सेकंड है इन SHG ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लोन टेकन बाय सिंगल मेंबर। थर्ड है रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्टेड SHGS। बताइए 39 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इसमें रहा स्वयं सहायता समूह केवल भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रारंभ किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। सेकंड है क्षेत्रीय भूमिका अनुसूचित जाति वर्ग को समर्थन देते, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। किसी SHG के समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए एक चौथाई लेते हैं जो ऋण को अकेला देता है, ठीक है, ये सही है। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा केवल 2, बी हो जाएगा केवल 2, ओनली 2 आंसर, ठीक है। 39 का क्या आ जाएगा, केवल 2, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, फटाफट कर लेते हैं। अधोलिखित में कौन सा एक शेष से भिन्न है, ठीक है। अधोलिखित कौन सा एक शेष से भिन्न है आपको बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। फर्स्ट है यूनिसेफ, बी है IMF, सी है WHO और डी है बिम्स्टेक, ठीक है। कौन सा है अन्य से भिन्न, कौन सा होगा, ठीक है, ये है बिम्स्टेक, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 है, सन 2001 में ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा था। जिम ओनील ने, बराक ओबामा ने, जॉन कैनेडी ने, व्लादिमीर पुतिन ने। हु कॉइन्ड द टर्म ब्रिक्स इन 2001, ठीक है, जिम ओनील, ठीक है। किसके द्वारा हुआ था, जिम ओनील। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। फटाफट चलेंगे, ठीक है, बिम्स्टेक, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल और राज्य का सही युग में सही रूप से मेल नहीं खाता है, मेल नहीं खाता, आपने बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट एंड स्टेट पेयर इन नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है, ठीक है। पहला है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, ऑप्शन बी रुद्रसागर झील त्रिपुरा, सी है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम, डी हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सा नहीं खा रहा, सबसे सब जानते हैं बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये क्या सिक्किम में है, ठीक है। कहाँ पे है, संत कबीर नगर में है, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा, संत कबीर नगर यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। संत कबीर नगर यानी कि उत्तर प्रदेश में है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 42 का क्या हो जाएगा, सी गलत था, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, कोरल प्रवाल के कंकाल बनने की क्षमता मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है। द एबिलिटी ऑफ कोरल्स टू बिल्ड स्केलेटन्स मेनली डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी pH, ऑप्शन सी CO2 सांद्रता, ऑप्शन डी लवण सांद्रता। किस पर होती है, pH पर होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोसिस्टम इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए है पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होते हैं। ऑप्शन बी पोषक चक्र न्यूट्रिएंट साइकिलिंग अकार्बनिक पोषक तत्व प्रदान करता है। ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह मुख्यतः सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी है पारिस्थितिकी तंत्र जीवों के समुदाय का समर्थन करते हैं। आपको बताना ऑप्शन ए है इकोसिस्टम आर नॉट सेल्फ सस्टेनिंग। ऑप्शन बी है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग प्रोवाइडिंग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन सी है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम मेनली डिपेंड ऑन सनलाइट। ऑप्शन डी इकोसिस्टम सपोर्ट कम्युनिकेशन कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इकोसिस्टम सपोर्ट कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको बताना कौन सा आंसर हो जाएगा 44 का। इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसमें बताया है पारिस्थितिकी तंत्र आत्मनिर्भर सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होते, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को कोई सस्टेन नहीं करते, वो सेल्फ सस्टेन होते हैं। तो ऑप्शन ए है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 45 है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है, यानी कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज बेस्ड ऑन। फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ मास। ऑप्शन बी है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन सी है कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन डी कन्वर्जन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या था? ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, किसका था? फर्स्ट था द्रव्यमान संरक्षण। ऑप्शन बी है ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन सी संवेग संरक्षण। ऑप्शन डी है आवेग संरक्षण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है किस पर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, किस पर है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, किस पर है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है। 45 का आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट
यहाँ पे हमने लिखा है कि नहीं, लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 46, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पादन की घटना के लिए आवश्यक है केवल एक स्थिर विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल एक परिवर्तनशील चुम्बकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी एक स्थिर चुम्बकीय क्षेत्र और स्थिर विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी है समय के साथ बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र और समय के साथ बदलता हुआ चुम्बकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ electromagnetic EM waves it is necessary to have option A only a static electric field, option B only a varying magnetic field, option A static magnetic field and a static electric field, option A है a time varying electric field and a time varying management field mutually perpendicular to each other, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 46 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। आपको बताना ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी मिथेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी नाइट्रेट। आपको बताना एक्सेस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लड कॉसेज द डिसीज नॉन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। किसके कमी से, किसकी अधिकता से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती, आयरन के या लेड के या मिथेमोग्लोबिन से या नाइट्रेट से। किसी की अधिकता से होता है, नाइट्रेट की अधिकता से होता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट की अधिकता से हो जाता है। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं, ठीक है। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन अवर बॉडी इज कॉल्ड, फर्स्ट है क्रोमोसोम और सेकंड है डीएनए, थर्ड है जीन और ऑप्शन डी में दिया है न्यूक्लियस। बताइए कौन सा होता है हमारे शरीर में जो अनुवांशिकता की इकाई होता है वो होता है जीन, ठीक है, जो हमारे एक से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है जीन, ठीक है, वो होता है किसमें होता है, जीन में होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया, सी आंसर हो गया। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पित्त यानी कि बाइल मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन करता है। सेकंड है पित्त का निर्माण यकृत लीवर द्वारा होता है। ऑप्शन थर्ड में दिया गया पित्त वसा फैट्स से इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। पित्त वसा यानी कि फैट्स से इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल प्राइमरी डाइजेस्टेड प्रोटीन, bile is produced by the liver। थर्ड है bile help in the emulsification of fats। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है पित्त बाइल मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन करता नहीं, ठीक है। इसमें लिखा पित्त का निर्माण यकृत लीवर द्वारा होता है और पित्त वसा फैट्स में इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। ये दोनों ही सही है। आंसर आप जाएगा हो जाएगा आपका 49 का बी, ठीक है। पित्त प्रोटीन का पाचन नहीं करता, ठीक है, आपको पता है प्रोटीन का पाचन लीवर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर हो गया क्या हो गया, बी। 49 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया, 2 3, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवी रोग यानी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। आपको बताना कौन सी जो है बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल डिसीज। फर्स्ट है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन डी निमोनिया, ऑप्शन डी डेंगू। बताइए कौन सा है जो बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, वो है डेंगू, ठीक है। डेंगू है जो बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, ये सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक रेफ्रिजरेंट है जिसको घरेलू प्रशीतकों यानी कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी फ्रेऑन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कौन सा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड टू डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है। बताइए कौन सा हो जाएगा, फ्रेऑन है, ठीक है। कौन सा, फ्रेऑन है। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। फर्स्ट है ऑप्शन ए नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। सेकंड में ऑप्शन बी में दिया इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा उनका द्रव्यमान बहुत छोटा होता है। ऑप्शन सी में है परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। ऑप्शन डी समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होते हैं, ठीक है। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए एन एटम इज इलेक्ट्रिसिटी, एन एटम इज इलेक्ट्रिसिटी
नेचुरल बिकॉजेज ऑफ द, न्यूट्रल होता है बिकॉजेज ऑफ द पर्सन ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड, हो 1 मिनट बच्चे, ठीक है। ऑप्शन ए है एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन्स एंड negatively charges and have very small mass, ठीक है। ऑप्शन सी है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स एटम। ऑप्शन डी है आइसोटोप्स एंड यूजफुल अ न्यूक्लियर फ्यूल इन द मेडिकल फील्ड एंड इज द कार्बन डेटिंग। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत था 52 का, ठीक है। फर्स्ट ही गलत है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि, ठीक है। अगर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन नहीं होते, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है बच्चे, ठीक है, समय की पाबंदी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, व्हीट जम ऑयल है, तो मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है। आपको बताना ऑप्शन ए ताड़ का तेल है, ऑप्शन बी नारियल तेल, ऑप्शन सी गेहूं अंकुर का तेल, राई सरसों का तेल। कौन सा है, सी गेहूं अंकुर का तेल, इनके व्हीट जर्म ऑयल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बच्चे एक्चुअली आज तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड और फीवर दोनों ही है, इसलिए फटाफट करा रहे हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, ठीक है। ऑप्शन रक्त, फर्स्ट स्टेटमेंट है रक्त के द्वारा, सेकेंड है फुफ्फुस के द्वारा, ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड में दिया ऊतक के द्वारा, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन अकर थ्रो ब्लड लंग्स टिश्यू, ठीक है। फुफ्फुस को बोलते हैं लंग्स, ठीक है। अब आपको सही अनुक्रम बताना है कौन सा हो जाएगा 54 का, ठीक है। पहले आ जाएगा लंग्स, फिर आ जाएगा रक्त यानी कि ब्लड, फिर उसके बाद टिश्यू, ठीक है। 213, ठीक है। 213 कहाँ पे है, सी में है, यही आंसर हमारा हो गया। 54 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कारण, एक को कथन है और कारण आर कहा गया, इसी आधार पर आपको विकल्प चुनने हैं। कथन है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों के पाचन का आरंभ क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कारण आर है अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। आपको बताना है टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, असर्शन ए एंड रीजन आर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए है इन आवर डाइजेशन ऑफ ऑल प्रोटीन बिगन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। रीजन आर है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फ्रॉम द पैनक्रियास एंड रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा 55 का, ठीक है। ए बी सी डी में क्या आंसर होगा, ठीक है। 55 को बताइए, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीन के पाचन का आरंभ क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। तो फिर आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, ठीक। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फ्रॉम द पैनक्रियाज आर रिलीज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, तो आंसर अपना हो जाएगा 55 का डी, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 पे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 है भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला 22 फरवरी 2025 को कहाँ रखी गई। ये करंट अफेयर वाले क्वेश्चन है। वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट लेड ऑन 22 फरवरी 2025। ऑप्शन ए कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी लखीमपुरी खीरी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बरेली उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। बताइए 56 का आंसर क्या है। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में रखी गई है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। आपको बताना व्हाट वाज द थीम ऑफ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025। ऑप्शन ए है वैश्विक भारत के लिए प्रवासी साझेदारी, ऑप्शन बी है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ऑप्शन सी है नवोन्मेष और प्रवासी भारतीय, ऑप्शन डी भविष्य का भारत और प्रवासी भूमिका, ठीक है। ऑप्शन है डायस्पोरा पार्टनरशिप फॉर अ ग्लोबल इंडिया, ऑप्शन बी है द डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, ऑप्शन सी है इनोवेशन एंड द इंडियन डायस्पोरा,
ऑप्शन डी है फ्यूचर इंडिया एंड द रोल ऑफ द डायस्पोरा। बताइए क्या होगा, इसकी थीम क्या थी, 57 आंसर बताइए, ठीक है। क्या थी, 18 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, इसकी थीम क्या रखी गई थी, थीम थी इसकी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। क्या था, द डायस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, द डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, ठीक है, विकसित भारत, ठीक है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इसकी थीम थी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 है ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने शुरू किया, 8 फरवरी 2025 में ये किया गया होगा। इन विच कंट्री वॉज ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च्ड बाय 8 फरवरी 2025। ये ऑप्शन म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मालदीव, ठीक है। बताइए 58 का आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया था, ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया था डेविल हंट, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है, हाल ही में लॉन्च किया गया ओशलोट क्या है, ठीक है, ओशलोट क्या है। ऑप्शन है अमेजोन का प्रोटोटाइप क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, ऑप्शन बी है ऑटोमोटिव वाहन, ऑप्शन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी कृषि ड्रोन मॉडल। आपको बताना विट इज रिसेंटली लॉन्च्ड ओस्टोल, OCELOT, क्या है बताइए, क्या है, अमेजोन का प्रोटोटाइप क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, ठीक है, अमेजन प्रोटोटाइप क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के माध्यम से विकसित किया, फरवरी 2025 की बात है। फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द एम्ब्रियो ऑफ विच एनिमल थ्रो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, फरवरी 2025। ऑप्शन है कोआला, जिसे कोआला बोलते हैं, कंगारू या बॉम्बेट, या फिर प्लेटिपस। बताइए किसको किया है, ठीक है, ये किया है कंगारू को, ठीक है, कंगारू को किया गया है, ठीक है, IVF से तकनीक से विकसित किया गया है, वो है कंगारू को। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 है, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य के जिले में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य के जिले में स्थित है, ठीक है, इन विच स्टेट डिस्ट्रिक्ट इन मुल्ला पेरियार डैम लोकेटेड। आपको बताना है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इडुक्की केरल, ऑप्शन बी थेनी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कोल्लम केरल, ऑप्शन डी कोयम्बटूर तमिलनाडु। 61 का आंसर बताइए, ये है इडुक्की केरल, ठीक है, इडुक्की परियोजना आपने सुनी होगी, ठीक है, इडुक्की केरल, ये है ऑप्शन ए। आप कमेंट करके बताएं इडुक्की परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य प्राप्त करना है तो अगले एक दशक में स्थिर कीमतों पर औसतन कितनी GDP वृद्धि आवश्यक है। आपको बताना, इफ इंडिया एम्स टू अचीव द टारगेट ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, व्हाट एवरेज GDP ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइस इन रिक्वायर्ड ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ठीक है, कितना होना चाहिए तब हो पाएगा, ये है 8%, यानी कि 8% होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित दिवसों को सबसे पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग डेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। आपको बताना है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, नेशनल साइंस डे है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। आपको इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग इनके सीक्वेंस के, ठीक है। पहले देख लेते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस सबको पता है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ये 2 फरवरी को, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 फेब, ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, ये 20 फरवरी को मनाया जाता है, या 20 फेब लिख देते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय हम देख लेते हैं विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, हम यहाँ 28 फेब लिख लेते हैं, 28 फेब लिख लेते हैं। वहीं हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फेब लिख देते हैं। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस आएगा, फिर उसके बाद आएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यानी कि 4th, फिर सबसे लास्ट में आएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 3rd, ठीक है, जहाँ पे लास्ट में 3rd इसमें सी में है, लेकिन बहुत सभी में 3rd दिया गया है, लेकिन इसको बहुत अरेंज जब सभी आते होंगे तभी हो पाएंगे, नहीं कि अगर नहीं आते हो तो इस पर हाथ बिल्कुल भी मत डालिएगा एग्जाम में, ठीक है, अगर नहीं तो क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाएगा, जब आते हो सभी तभी, ठीक है। कई बार ऐसे
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं हो पाता। 1 2 4 3 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64 है। अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर में भारत की किन 2 पांडुलिपियों को शामिल किया है? ठीक है, ऑप्शन है रामायण एवं अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी श्रीमद् भगवत गीता एवं नाट्यशास्त्र, ऑप्शन सी महाभारत एवं संगीत रत्नाकर, ऑप्शन डी वेद एवं उपनिषद। इन अप्रैल 2025 विच 2 इंडियन manuscripts were included in the UNESCO memory of the world international register? रामायण या फिर अर्थशास्त्र, आपको बताना कौन सा है। ठीक है, 64 का आंसर बताइए बच्चे, क्या किसको किया है? श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता एंड नाट्यशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 है। अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिश के आधार पर अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी दी? आपको बताना, इन अप्रैल 2025 द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव द subcategorization of scheduled caste SCS based on the recommendation of commission headed by whom? ठीक है, आपको बताना है किसने? BN श्री कृष्ण आयोग, ऑप्शन बी है जी रोहिणी आयोग, ऑप्शन सी राजीव रंजन मिश्रा आयोग, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति के बालकृष्ण आयोग। ठीक है, 65 का आंसर बताइए क्या होगा? कौन है? राजीव रंजन मिश्रा आयोग, राजीव रंजन मिश्रा आयोग। ठीक है, ये था ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 है। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 के मंत्रालय द्वारा जारी की गई, किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? एनर्जी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 वाज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ठीक है, फर्स्ट नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी में कोयला मंत्रालय, ऑप्शन सी में सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन डी है ऊर्जा मंत्रालय। आपको बताना है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक, बताइए 66 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा? आपको बताना, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI नॉर्मल 2025, नॉर्मल बोतल वाला। ठीक है, 67 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये क्या था? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का था। FHI 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा था? उड़ीसा का। एक्चुअली बच्चे पानी के लिए बोल रहे हैं हम, नॉर्मल वाटर चाहिए क्योंकि कोल्ड वाटर अभी नहीं पी सकते, जुकाम हो रहा है। ठीक है, इसलिए बीच में हमने बताया है। ठीक है, आप लोग कुछ और समझ रहे हो। ठीक है, नॉर्मल वाटर पानी पीना है क्योंकि लगातार हमारा भी गला सूख रहा है। 67 का आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट उपग्रह किस वर्ष से प्रक्षेपित किया गया था? आपको बताना, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? ठीक है, कब किया गया था? 1971 में या 1975 में या 1979 में या 1981 में? यह किया गया था 1975 में किया गया था। ठीक है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 1975 में किया गया था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 69 है। फटाफट हम अपने एंडिंग की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, 8वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? वेयर वॉज द 8th एलाइड वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी चंडीगढ़। कहाँ पे किया गया है? कि ग्रेटर नोएडा में किया गया। ठीक है, आई एम राइट ना? हाँ, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग का कांस्य पदक स्कॉटलैंड को मिला। ठीक है, सेकंड है स्टेटमेंट, विश्व कबड्डी दिवस 2025 का विषय टीम वर्क मेक्स अवर ड्रीम्स वर्क था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
फर्स्ट है इन द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 द मैन ब्रॉन्ज मेडल वेंट टू स्कॉटलैंड। सेकंड, द थीम ऑफ वर्ल्ड कबड्डी डे 2025 वाज टीम वर्क मेक अवर ड्रीम वर्क। ठीक है, आपको बताना है क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। ठीक है, दोनों ही सही है। कबड्डी विश्व कप 2025 में जो पुरुष वर्ग का कांस्य पदक स्कॉटलैंड को मिला था, सही है। और विश्व कबड्डी जो थीम था, विषय था इसका, टीम वर्क मेक्स अवर ड्रीम वर्क था। ये दोनों ही सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, बोथ एक फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, 70 क्वेश्चन हो गए। अब 71 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कामगारों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, एज अ पर सेंसर ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्कर्स इन उत्तर प्रदेश इनकरेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में कृषि एवं घरेलू उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 3 मिलियन है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या 20 मिलियन है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना ऑप्शन है उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। ठीक है, ऑप्शन बी देखेंगे द नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश इन 3 मिलियन। ऑप्शन सी है द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन उत्तर प्रदेश इज 20 मिलियन। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 71 का आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ वेजेस यानी कि लेबर की जो संख्या होगी, यानी कि श्रमिकों की जो संख्या होगी वो सर्वाधिक पाई जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन जो रिसोर्सेज है यानी कि मानव संसाधन है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक्चुअली विंडो अपडेट करना था ना बच्चे, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। आज हम पेन, आपने देखा होगा पेन में चलने में दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 अच्छे से हमने मेंशन कर दिया कौन सा है, ओके कर दिया। क्वेश्चन नंबर 72 है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह राज्य की सीमा में बहती है वह है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश दैट फ्लोस इंटरली विद इन द स्टेट ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, आपको पता है वह कौन सी होगी, गंगा होगी, घाघरा होगी, गोमती होगी या केन होगी। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ही बहती है। ठीक है, कहीं और नहीं, तो कौन सी होगी वो सभी जानते हैं, गोमती। ठीक है, कहाँ से निकलती है, पीलीभीत के जिला से, पीलीभीत जिला से निकलती है और ठीक है, पीलीभीत जिला से निकलती है और पूरे उत्तर प्रदेश में ही फ्लो करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट है आंसर है। ठीक है, किससे निकलती है, फुलहर लेक से निकलती है। ठीक है, फुलहर झील या फुलहर लेक से निकलती है। ठीक है, एक्चुअली स्किप हो रहा था ना माइंड से। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 73 72 हो गया, हाँ गोमती। 73 चलते, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, नीचे देख कुछ सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। ठीक है, एक तरफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क दिए गए हैं, एक तरफ स्टेट दिए गए हैं, उनको आपको मैच करना है तब जाके आंसर आपका होगा। देखते हैं दाची ग्राम जो बंजी अभ्यारण्य कितने बार पूछा गया, सबको रट गया हो, ये जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पे देखेंगे जो कस्तूरी मृग हंगुल वगैरह जो होते हैं, कस्तूरी मृग तो नहीं कहेंगे, हंगुल। ठीक है, हंगुल जो मृग होते हैं उनके लिए फेमस है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में, सभी जानते हैं, भरतपुर में है। ठीक है, जहाँ भरतपुर यानी कि यूपी और राजस्थान का बॉर्डर है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में है, कई बार पूछा गया। और पेरियार बंजी अभ्यारण्य केरल में है। ठीक है, अब आइए मिला लेते हैं दाची ग्राम बंजी अभ्यारण्य 4 2 1 3 4 2 1 3 कहाँ होगा, वहीं पर आंसर होगा हमारा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 73 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, और बच्चे आराम से मिलाइएगा, कई बार मेरे से आते हुए क्वेश्चन जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं कि अरे कहना ओवर कॉन्फिडेंट होना भी बेकार होता है। ठीक है, कई बार अरे इतनी सिंपल पूछे और फिर अब गलत कराते तब पता चलता है कि हमने क्या किया है, क्या पूछा था और क्या लगा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित तालिकाओं का सही मिलान कीजिए। ठीक है, तालिकाओं का यानी कि मैच द फॉलोइंग टेबल्स करेक्टली। अनुसूची दी गई है, एक बार दिया गया है, शेड्यूल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ सब्जेक्ट दिए गए, एक तरफ शेड्यूल है दूसरी तरफ उसके सब्जेक्ट है, मिला लेते हैं उसके बाद आंसर निकलेगा 74 का आंसर। देख लेते हैं, पहली अनुसूची है ये किसके लिए है, राज्य और संघ राज्यों की क्षेत्रों की सूची है इसमें। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये बी से है, ए का फर्स्ट का, बी का फर्स्ट है। ठीक है, बी का फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट लगा लेते हैं, बी का फर्स्ट है। और चौथी अनुसूची, ठीक है, अब देखेंगे 4th शेड्यूल की बात करेंगे
तो ये संबंधित है राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन, ठीक है, एलोकेशन ऑफ द सीट इन द राज्यसभा, ठीक है, एलोकेशन ऑफ द सीट इन द राज्यसभा, ये डी हो जाएगा, D12, ठीक है। अच्छा इस तरह से नहीं आएगा, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, एक बार हम देख लेते हैं इसको दोबारा से, ठीक है। फर्स्ट का बी है, यानी कि यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तभी आएगा। और वहाँ बात करेंगे फोर्थ शेड्यूल की, तो राज्यों में सभा में राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन के लिए है, ये 2 का है डी, ठीक है, यहाँ 2 का डी लिख दे रहे हैं, इस तरह से इसमें आया है। और 11वीं अनुसूची की बात करें, यानी 11वें शेड्यूल की बात करें, तो ये है पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है, यानी कि 3rd का ए है। और लास्ट में है 4th यानी कि 8वीं अनुसूची, यानी 8th शेड्यूल, ये किससे संबंधित है, मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, यानी कि लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, ठीक है, कितनी है 22 भाषाएं हैं, ये सभी जानते हैं। ये 4th का सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं, फर्स्ट का बी, 2 का डी, 3 का ए, फर्स्ट का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी कहाँ पे है, ये ऑप्शन ए में है, ठीक है। इस तरह से जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप कर लेंगे तो बार बार करने में फिर समय भी जाता है आपका, और क्वेश्चन भी कई बार गलत होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। 74 का ए है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये जितने भी शेड्यूल हैं, जितने भी पार्ट हैं, भाग हैं, ठीक है, संविधान के, वो जरूर देख लेने, उससे क्वेश्चन जरूर 2-3 आ जाते हैं और आपको फ्री का ये नंबर मिल जाता है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 में क्या पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, ठीक है। फर्स्ट है, राष्ट्रपति राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन न चलने की स्थिति में राज्य आपातकाल घोषित कर सकते हैं। सेकंड है, राज्य आपातकाल की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 1 वर्ष होती है, जिसे संसद की स्वीकृति से अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। थर्ड है, राज्य आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल के अधिकार निलंबित हो जाते हैं और संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है। फोर्थ है, राज्य आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, द प्रेसिडेंट में प्रोक्लेम अ state emergency if the government of a state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द इनिशियल ड्यूरेशन ऑफ अ स्टेट इमरजेंसी इज अ मैक्सिमम ऑफ 1 year which can be extended with the approval of parliament up to maximum of 3 years. थर्ड है, ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर सस्पेंडेड एंड पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द स्टेट। फोर्थ है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ स्टेट इमरजेंसी ओनली द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आपको बताना है आंसर इसमें क्या हो जाएंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ए, बी, सी और डी में आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। पूछा क्या गया है, सही आंसर बताना, ठीक है। सही विकल्प पर ये भी देख लेते हैं, कहीं नहीं ना पूछा हो, ठीक है। सही विकल्प बताना है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा के प्रावधानों के अनुसार शासन न चलने की स्थिति में राज्य आपातकाल घोषित कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ए सही है। उसमें राज्य आपातकाल की प्रारंभिक अवस्था अधिकतम 1 वर्ष होती है, नहीं 6 महीने पहले लगाया जाता है, तो गलत हो गया। अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे इस तरह से बढ़ाया जाएगा, ठीक। 3 वर्ष तक नहीं अचानक बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। और थर्ड है, राज्य आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल के अधिकार निलंबित हो जाते हैं और संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है, ये भी सही है, ठीक है। ये भी सही है। और फोर्थ में दिया गया, राज्य आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पे कर सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पे कहाँ पे राज्य आपातकाल लगाएगा, राज्य आपातकाल तब लगता है जब वो राज्यपाल लिखित में दे, ठीक है, राज्यपाल रिकमेंड करे, तब राज्य पे स्टेट इमरजेंसी तब लगाई जाती है, प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं लगती है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, फोर्थ गलत हो गया और सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। सही कौन सा है, फर्स्ट है और थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड। अगर हम इसको एलिमिनेशन प्रोसेस से देखें तो अगर जैसे देख लेते हैं, 2 गलत हो गया, 2 जहाँ पे वहाँ पे काटें क्या हम, ठीक है। चलो एलिमिनेट कर लेते हैं, 2 पे कर लें, ये 2 पे। अब हम 2 में फंस गए हैं, 1 3, अगर हमें ये फोर्थ आता होगा तभी हम कर पाएंगे, ये भी गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 75 का आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी 1 और 3 सही है, यानी कि 1 और 3 आर करेक्ट, ठीक है, बी हो जाएगा। अब ये आ गया 76 क्वेश्चन। अब 75 तक हमने फर्स्ट पार्ट में कराया है। आज कितने क्वेश्चन हो गए अपने कंप्लीट बच्चे, 75 हो गया। और ये हमारा पार्ट कौन सा है, फर्स्ट है, देखिए कंप्लीट हो गया है, पार्ट फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। 75 क्वेश्चन, और कल हम लेके आएंगे पार्ट बी और 75 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट होंगे। और ये टेस्ट कौन सा था बच्चे, टेस्ट नंबर ये 3rd था, ठीक है। इस तरफ आप
थर्ड टेस्ट जो है वो अब आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 टेस्ट आपके बचेंगे, कल आपका थर्ड टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बीच में हमने जो सीसेट का आपको दिया था, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित क्वेश्चन थे, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन है, वो जरूर कर लीजिए, संचार संप्रेषण, ठीक है, उससे आपका सीसेट क्वालिफाई जरूर होगा, ठीक है। पूरे, हाँ आपको लगता है कि बोरिंग वो क्लास जरूर होती है, लेकिन अगर आप 70 क्वेश्चन कर लेंगे, इससे आपके क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है, 70 क्वेश्चन कर लेंगे सीसेट के जो दिया था क्लास, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे। बाकी आपके ऊपर, आपको क्वालिफाई करना है तो करिए, अगर आपको क्वालिफाई नहीं करना है तो नहीं करिए, ठीक है। बाकी हमारी तरह से हम पूरा सहयोग करेंगे कि आपका जो पीसीएस का प्रीलिम्स है वो रुके ना, ठीक है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैम अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की एक साथ क्वेश्चन लेके आने वाली थी, वो लेके नहीं आए, ठीक है। जैसे 2 ये कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम सीधे आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज करा देंगे, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लगी बच्चे जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, ठीक है। जैसे आप ही बोलते हैं कि जब टीचर है, ठीक है, टीचर पढ़ाएगा, अगर 2 बच्चे भी क्लास में बैठेंगे तो भी पढ़ाएगा, लेकिन वहीं अगर क्लास में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो तो टीचर और अच्छे से पढ़ाता है, उसका मन और लगता है कि काफ़ी बच्चे बैठे हुए। उसी प्रकार हमारा भी, अगर चाहे वो लाइव क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, ठीक है, डिपेंड वही करता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। बाकी आप लोग अपने से अपनी रिवीजन करते रहिए, जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे आप कमेंट कीजिए, वो हम टॉपिक करा देंगे, ठीक है, शॉर्ट में करा देंगे, क्योंकि पता है कि कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन कराने का टाइम नहीं है, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।